हेलो व्यूवर्स, अररिया क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर 3 आरंभिक नगर, जिसके अंतर्गत हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। हड़प्पा की कहानी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसे याद रखेंगे। वो फैक्ट्स हैं कि यह एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता। दूसरा, जिसका निर्माण लगभग 4700 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। हालांकि ये 4700 वर्ष ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले से कैलकुलेट किया गया है। अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद से कैलकुलेट करें तो 2700 होगा। कहीं कहीं बुक में 2700 भी दिया रहता है और एनसीईआरटी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से पहले के कैलकुलेशन के हिसाब से लिखी गई है। और इसके डेट को लेकर बहुत ही विवाद है, इसलिए इसका डेट नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। बस लेकिन ये ध्यान रखनी है कि यह एक शहरी सभ्यता थी और एनसीईआरटी के अनुसार शहर का निर्माण 47 साल पहले हुआ था। अगर 4700 की जगह पर 2700 ईसा पूर्व भी दे तो भी सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हड़प्पा की खोज कब हुआ था? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था और ये किया था आपके दयाराम साहनी ने, जो आज आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में है। सेम उसी प्रकार हड़प्पा की तरह ही एक सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था, जो कि सिंधु के लड़काना ज़िले में है, सिंध के, और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। हमें यही फैक्ट याद रखना है, यानी कि हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की जो कहानी है इसके बारे में हमें इतना ही फैक्ट याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग उस फैक्ट को देखते हैं। तो वो फैक्ट है हमारा पहला, शहरी सभ्यता 4700 ईसा पूर्व या 2700 ईसा पूर्व, जो भी याद रखे। हड़प्पा की खोज 1921 किसने किया था? दयाराम साहनी। अभी ये स्थल कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में, पाकिस्तान के मांटगोमरी में। फिर उसके बाद से आगे कहते हैं कि जैसे कि एक है 1922 में किसके खोज हुआ? तो 1922 में खोज हुआ आपका मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? सिंध के लड़काना ज़िले में, सिंध के लड़काना में। फिर आगे इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी। तो बस इतनी फैक्ट याद रखना है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है कि नगरों की विशेषता क्या क्या थी। अब नगरों की विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता ये तो नगर था, नगरी। नगरों की पहले विशेषता यह नगरीय या शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यह नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। अब आगे चलते हैं कि अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है। अब इसकी दूसरी विशेषता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। दूसरी विशेषता हो गया। अब तीसरी विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरी विशेषता थी पक्की नालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ थी वो कैसी थी? पक्की नालियाँ थी।
सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? पक्की नालियाँ थी। 3 विशेषता हो गया। अब चौथी विशेषता, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? एक विशाल स्नानागार, यानी विशाल स्नानागार कह ले या महान स्नानागार प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये भी विशेषता में ही है। जैसे विशेषता में हमने पहले बताया नगरीय सभ्यता एक विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नंबर 3 विशेषता पक्की नालियाँ थी। नंबर 4 विशेषता महान स्नानागार, जिसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। अब इसमें एक और पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें एक और पॉइंट है जो यहाँ पे देखेंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। यहाँ से पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तो यहीं से क्वेश्चन बना लेगा कि आपका मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है उसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल। आंसर में आप टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद से नेक्स्ट है कि इतिहास पढ़ने के क्रम में हर चैप्टर में एक इमेज आ जाता है। तो हमारा काम है कि हमें इमेज को बराबर देखना है, 2-2 3-3 बार देखना है। जैसे हमारे पहले क्लास में जो इमेज था, जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चनाब नदी, फिर कौन सा जगह कहाँ पे है, फिर जैसे कि अरब सागर किधर है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद से बंगाल की खाड़ी किधर है, बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान निकोबार है। इस तरह के फैक्ट्स आपको देख देख कर अपने आप को मेमोराइज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषता के बाद अब हम चलते हैं आगे। और इसके साथ साथ कुछ देखो, अब जैसे धार्मिक बात आ जाए, मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में धार्मिक बात आ जाए तो धार्मिक बात में लिखा जाए कि ये मातृ देवी के साथ पशुपति का भी पूजा करते थे। यानी कि क्वेश्चन में दे दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल स्त्रियों की पूजा करते थे या स्त्रियों और पुरुषों दोनों की पूजा करते थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों की पूजा करते थे, जिसमें मातृ देवी स्त्री और जो पशुपति था पुरुष। और जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है, वो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह एक मुहर पे प्राप्त हुई है। और कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और ये उसके बाद से आती है कि कपास की खेती का शुरुआत कहाँ से हुआ था। जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कपास की खेती का शुरुआत कब हुआ था? तो कपास की खेती की शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। कपास की खेती का शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। फिर आगे इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है भवन, नाले और सड़कें, तो तीनों के बारे में तो पता चल ही गया। जो भवन होते थे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, नाले होते थे पक्की नालियाँ होती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और भवन में जो होता है दुर्ग का वो कंसेप्ट था, उछला और निचले का कंसेप्ट था। तो इसे पढ़ने से इतनी बात नहीं है, ये समझ में आ जाएगी बात। और वैसे हमने इनको समझा दिया है, बस आप इसे एक बार रीड कर लें। फिर अब नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं हम लोग। नगरीय जीवन में क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के? ये नगरीय जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, शहरी विशेषता और नगरीय विशेषता, यहाँ से और कुछ नहीं जाना है। फिर तो नगरीय विशेषता में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने, चांदी और बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट में देकर यहाँ कन्फ्यूजन बना सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार केवल स्त्रियाँ थी। जैसे कि एक क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग करते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे करते हैं।
जैसे मान लो कि दो स्टेटमेंट दे दिए, एक स्टेटमेंट दे दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार स्त्री केवल स्त्री। नंबर 2 स्टेटमेंट में दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों शिल्पकार थे। तो स्टेटमेंट 2 सही होगा। और ये यहाँ पर लिखा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रह रहे थे, केवल स्त्री नहीं। वैसे भी एक कॉमन कंक्लूजन निकाला गया है कि क्वेश्चन में ज़्यादातर अगर केवल का प्रयोग किया हो तो वो ज़्यादातर गलत ही रहता है, रॉन्ग ही रहता है। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नगरीय जीवन हो गया। अब नगर और नए शिल्प के बारे में हम लोग देखते हैं। नगर और नए शिल्प के बारे में एक तो ये पढ़ने वाला है, आप इसे एक रीडिंग मार ही ले। जैसे ऊपर के पत्थर के बाट को देखो, बाट मतलब कि जो वजन करने के लिए यूज किया जाता है उससे। और ये किससे बनाया जाता था? चट पत्थर से बनाया जाता था, चट पत्थर से बनाया जाता था। और दूसरा बात है कि जो मनके बनाए जाते थे उसमें कौन से पत्थर का उपयोग किया जाता था? कार्लिनियर पत्थर। तो यानी कि बाट में चट पत्थर का उपयोग किया जाता था और मनके में कार्लिनियर पत्थर का उपयोग किया जाता था। और इसके अलावा जो भी हड़प्पा सभ्यता में लोग काले रंग से डिज़ाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी कि ब्लैक रेड पॉटरी। इसका मतलब क्या है? ब्लैक रेड पॉटरी, काले लाल मृदभांड के अवशेष कहाँ मिलते हैं? काले लाल मृदभांड के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मृदभांड पॉटरी, मृदभांड के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये याद रखना है आपको, काले लाल मृदभांड के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ इसमें लिखा भी है, ये देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, क्योंकि ऐसा करने का कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पॉटरी के अलग कलर थे, वैदिक में अलग कलर थे। और इसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन पूछ देता है और बार बार कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसा था? ब्लैक रेड पॉटरी था। फिर अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खोज हुई थी और कपास की खोज मेहरगढ़ में 7000 साल पहले हुआ था। बस ये भी एक तथ्य है और इसको भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक टर्म दिया है फेयंस। तो फेयंस के बारे में लिख देगा कि फेयंस क्या होते हैं, तो फेयंस के बारे में क्या होते हैं और 3-4 ऑप्शन अपने मन से पुट कर देगा। इसलिए फेयंस क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, शंख प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। एक चिकनी परत का रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री चौरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट कर देगा, देखिए कि फेयंस जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फेयंस जो है प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। फेयंस जो है कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। और जो पत्थर है और शंख जो है, पत्थर और शंख आपके पाए जाते हैं किससे? ये पाए जाते हैं आपके प्राकृतिक रूप से। पत्थर और शंख आपके पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। हो गया ये। फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, कच्चे माल की खोज। एक कच्चे माल की खोज को एक बार रीडिंग देते हैं और उसके बाद से फिर इसे समझते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसी किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से निर्यात करते थे।
यहाँ अंडरलाइन करो। किसका किसका निर्यात करते थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। अब देख लेते हैं हम एक नज़र, जो इसमें तथ्य बनते थे कि आखिर कुछ जो ये जो है तांबा, सोना, चांदी ये कहाँ से मंगवाते थे और कौन सा जगह से आयात करते थे, इनको एक तथ्य के रूप में देख लेते हैं। तो तांबा को राजस्थान खेतरी, तांबा राजस्थान के खेतरी से मंगाया जाता था। फिर टीन को मंगाया जाता था ईरान और अफ़गानिस्तान से। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पर याद कीजिएगा, ईरान और अफ़गानिस्तान से क्वेश्चन पूछता है, अफ़गानिस्तान से। फिर सोना को कहाँ से मंगाया जाता था? सोना को कर्नाटक से मंगाया जाता था। हीरा को कहाँ से मंगाया जाता था? हीरा को पन्ने से मंगाया जाता था। हीरा, पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। फिर बहुमूल्य पत्थर को कहाँ से मंगाया जाता था? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। अब नेक्स्ट है आपका गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान। क्या मंगाया जाता था? बहुमूल्य पत्थर। इसको एक बार नोट कर ले और याद कर ले। मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। तांबा को राजस्थान की खेतरी से आयात किया जाता था। टीन को ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। सोना को कर्नाटक से आयात किया जाता था। हीरा को मध्य प्रदेश के पन्ना से आयात किया जाता था और बहुमूल्य पत्थर को गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। और ये इसमें ये जो है आप यहाँ से पढ़िएगा तो इसमें सारा लिखा है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता है। अब इसमें एक और बात निकल के आती है कि कांसा किसका किसका मिश्र धातु है। ये भी क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कांसा। तो कांसा को ये याद रखिएगा, यहीं से ही तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है। अब आगे चलते हैं, आगे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इस टॉपिक को छोड़कर आप लोग बस एक बार रीडिंग डाल दीजिएगा ताकि इसमें क्या लिखा है पता चल जाए। फिर ये जो आगे है ये हल का है, एक खिलौने वाला हल है ये। इसे पता चलता है कि उस समय खेती के लिए हल का उपयोग किया जाता था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर और सूक्ष्म निरीक्षण। जैसे गुजरात के कुछ नगर हैं, जैसे कि धौलावीरा गुजरात का नगर है और इसकी क्या है विशेषता? तो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ से अब तक का सबसे बड़ा पत्थर का अभिलेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ है? ये कच्छ में है, कच्छ के खादिर बेट में है। कच्छ इलाके के खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है एक, और ये 3 भाग में है। और सबसे बड़ा पत्थर का अभिलेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और उसके बाद से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यहाँ पर है आपका एक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल भी है धौलावीरा में। सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल यानी कि पब्लिक कम्युनिटी जो है यहाँ पे धौलावीरा में 3 भागों में बटा हुआ है। कच्छ के खादिरपेट में धौलावीरा नगर है। सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल प्राप्त हुआ है। और चौथा है कि सबसे बड़ी पत्थर का अभिलेख अब तक का धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक फैक्ट, एडेड फैक्ट है ये, और एग्जाम में पूछा भी गया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। फिर अब आगे चलते हैं कि ये हड़प्पा का दूसरा नगर कौन सा है? लोथल है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा का गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी है भोगवा। और लोथल जो है भोगवा नदी का है किनारे है और लोथल एक बंदरगाह है।
लोथल क्या है? बंदरगाह है। और लोथल से मनका मिला है। मनका केवल लोथल से ही नहीं मिला है, चुनहुद्रो से भी मिला है। लोथल और चुनहुद्रो दोनों से मनका प्राप्त हुआ है। अब मनका क्या होता है? मनका एक कीमती पत्थर है। मनका के बारे में जान लें कि मनका क्या है? एक कीमती पत्थर। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य साइट्स हैं, उसको भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मांडा है, ये कश्मीर में है। फिर रोपर है जो पंजाब में है। फिर राखीगढ़ी है, हरियाणा में है। फिर उसके बाद से एक है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब लास्ट टॉपिक इसमें बचता है सभ्यता का अंत। ये तो अभी तक विवादास्पद और रहस्य ही बना हुआ है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तर्क और एनसीईआरटी बुक के अनुसार यहाँ पर यह सबसे उचित कथन है कि कुछ स्थान पे बाढ़ आया था, कुछ स्थान पे सुखाड़ आया था, जंगलों का विनाश हो गया था, लोग बाढ़ वाले इलाके से सुखाड़ की तरफ गए तो सूखा मिला। इसके क्रम में ये सभ्यता जो है नष्ट होती चली गई। इस तरह से जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, वो समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो हमारे समझने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही होगी और पढ़ाई में भी अब धीरे धीरे मन लग रहा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अररिया क्लासेस। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स।